करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। चलिए फिर लौट आए हैं हम आपके समक्ष और एमपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश का भविष्य किस दल के साथ जाने वाला है। क्या भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड ढूंढने के बाद जनता का दिल जीतने में कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र और कांग्रेस पार्टी के वादे और इरादे जनता को भा गए हैं। सब कुछ जनमत जो है ईवीएम मशीनों में कैद है। लेकिन उससे ठीक पहले, कुछ घंटों पहले हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल। ये वो एग्जिट पोल है जो कि धुंधली तस्वीर आपको बता रहा है कौन सी तस्वीर मध्य प्रदेश की जनता ने खींची है जो कि सामने आने वाली है। 3 दिसंबर का इंतजार यहां पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, अन्य राजनीतिक दलों को है। लेकिन उससे ठीक पहले जनता के मन में क्या था उसको पढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं और देश के जाने माने पत्रकार सुदेश तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ग्रुप एडिटर हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश में उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर, उनके अब तक के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा वो लेकर हमारे बीच मौजूद हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और विंध्य की बात कर लेते हैं। ये वो इलाका है जहां पर कहा जाता है कि विंध्य की हवाएं जब तेज चलती हैं तो सर्दी कपकपा देने वाली हो जाती है। और मां विंध्य वासिनी के इस इलाके में, इस प्रांत में उनका ही आशीर्वाद जिस दल के साथ होता है, जनता भी उस दल पर अपना मोहर लगा देती है। क्या विंध्य की 30 सीटों पर भाजपा का कमल का फूल खिलने वाला है या फिर कांग्रेस का पंजा आने वाला है? बात करते हैं सुदेश जी से। सुदेश जी, विंध्य प्रदेश, मां विंध्यवासिनी का वो प्रांत जहां पर कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी पहाड़ों पर विराजमान होकर पूरे विंध्य को जो है चकाचौंध कर देती हैं, विकास की मूलधारा से जोड़ देती हैं। क्या कांग्रेस या भाजपा कहां आपको आगे दिखाई देती है? देखिए महेंद्र जी, वाकई में शक्ति की ही पूजा सृष्टि में होती आई है। विंध्यवासिनी है और शारदा मैया भी मैयर वाली माता जी हैं जी। तो वहाँ के लोगों की शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना वहाँ के लोग करते हैं जी जी। लेकिन उस क्षेत्र की बात की जाए तो सियासी तौर पर अर्जुन सिंह जी भी उस क्षेत्र से ही आते थे जी, जी, जी। और श्रीनिवास तिवारी जी आते थे। वर्तमान में गौतम जी भी वहीं से हैं, राजेंद्र शुक्ल जी भी वहीं से हैं, सांसद जो है गणेश सिंह जी भी हैं, वो भी वहीं से। मैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और जो आसपास का क्षेत्र है, चाहे शहडोल हो, इस क्षेत्र की एक जो तासीर है जी, भले ही पिछड़ा रहा हो वो क्षेत्र, मिनरल से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर तरह तरह की मिनरल्स हैं, लाइम स्टोन है वहाँ पर, और भी पत्थर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को ऐसे दिखने में जैसे कि इंदौर शहर में परचेसिंग पावर तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन प्रदेश की जो असली संपदा है, प्रोडक्टिविटी का जो उस क्षेत्र में ही है। कोयला उसी क्षेत्र में होता है, शहडोल है, और धान उसी क्षेत्र में होता है। तो वो उस लिहाज से तो है। और सियासी तौर पर वहाँ के लोगों की सियासी समझ भी बहुत है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। इस बार वो लगातार वहाँ पर, पिछली बार ऐसा हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ एक मूवमेंट बना था कि माई के लाल का जो बयान आया था, ध्यान होगा, तो उस क्षेत्र में जनरल, सामान्य लोग और ओबीसी और एससी, बिल्कुल जातिगत जो आधार है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया होने के चलते वहां पे इम्पैक्ट मारता है। जी, जी। अब कितनी सीटें आप बता रहे हैं उस क्षेत्र में? 30 सीटें। जी जी। 30 सीटों को लेकर इस बार कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भाजपा अपने दावे कर रही है। जी। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें जी, तो अजय सिंह राहुल पिछली बार वहां से चुनाव हार गए थे जी, चुराहट से, आपको ध्यान होगा, और इस बार वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। तो लगभग जितनी भी सीटें कांग्रेस की आएंगी उसके लिए इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का उस बार हुआ था 2018 में कि जितनी भी सीटें आएंगी वो कांग्रेस के लिए प्लस ही होने वाला है जी, गेन ही करना है तो कांग्रेस। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर विंध्य पार्टी, जो नारायण त्रिपाठी जो एक टेंशन क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने भी वहां पर चुनाव मैदान संभाला है। उनका अपना जनाधार है, भले ही उनकी पार्टी से सीट जीत कर ना आए, लेकिन वोट कटवा की भूमिका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। वोट कटवा की भूमिका तो निभा सकते हैं, जीतने में नहीं लेकिन हराने में 2-4 या 200-400-500 का अंतर आता है। तो अगर वो किसी भी पार्टी के अगर वोट ले जाते हैं तो वहाँ इस तरह की स्थिति होती है। आपके चैनल पर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लगभग उस क्षेत्र में जहाँ पर कांग्रेस बहुत कम थी, वहाँ पे लगभग 50-50 की स्थिति में 15-15 सीटें दोनों में विभाजित होती नजर आ रही है। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो भी होगा वो बढ़त ही होगा, मुझे लगता है। और हो सकता है कि वहाँ की, मैं वहां भी लाडली बहना का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र भी काफी गरीब क्षेत्र है। पहले फिर से कहूंगा कि अर्बन क्षेत्र की लाडली बहनाओं का इम्पैक्ट हो सकता कम हो, क्योंकि यहाँ पर मजदूर को प्रतिदिन 500-600 रुपए मिलता है, लेकिन वहां पर जो
गांवों का क्षेत्र है, अगर लाडली बहना की राशि जाती है तो उनके लिए 1200 रुपए की राशि बहुत बड़ी होती है महेंद्र जी। तो ये इम्पैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन, खास करके योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहां पर कराई गई, उनकी सभाओं में काफी भीड़ थी। रणनीति में भाजपा बहुत आगे नजर आई। हाँ, विंध्य में तो क्योंकि नहीं, वो डरी हुई थी, उनको पता है वहां ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सनातन का कार्ड खेला, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने राम सेतु की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी। मध्य प्रदेश के साथ साथ में केंद्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से केंद्रित करने का प्रयास किया। देखिए बहन जी, इसके पीछे का कारण है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की बातें क्यों करना पड़ी, क्योंकि आपने वही घिसे पिटे चेहरे सामने ला दिए जिनको लेकर जनता पिछले कई सालों से, जिसको एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, तो उनको अगर वो जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश की भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे जीत करा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बुराइयां थी। इसीलिए इस क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति होती, इसीलिए नारा बदल दिया गया। अब की बार भाजपा सरकार, बीजेपी बार बार ये याद दिलाती नजर आई और मोदी के चेहरे को जो है केंद्र में रखा गया। मन में मध्य प्रदेश, मोदी के मन में मोदी, मन में मोदी, हाँ, एमपी के मन में मोदी, और सपा और बसपा, ये और दो जो विंध्य क्षेत्र की जो पार्टी है उस क्षेत्र में वोट काटने की भूमिका काफी तय करेंगे। क्षेत्रीय दल भी भूमिका और हाँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की अगर बात करें तो प्रत्याशी भी उन्होंने जातिगत आधार पर ही खड़े किए हैं। यदि इस क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा हैं तो ब्राह्मण खड़ा करना है, और पता लगा कि दोनों तरफ से ब्राह्मण खड़ा हो गया, पता लगा दोनों तरफ से क्षत्रिय खड़ा हो गया, और जो SC सीटें हैं तो जातिगत आंकलन का अगर दोनों ही पार्टियों ने निर्णय लिया है तो विंध्य क्षेत्र है। इसलिए कांग्रेस जो भी बढ़त बनाएगी उसके लिए तो कहीं ना कहीं गिफ्ट है। चलिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस गेन ही कर रही है। विंध्य में जरूर जो है कांग्रेस का कोई कमाल नहीं था, कोई जादू नहीं था, लेकिन इस बार लगता है कि टक्कर चूंकि जोरदार थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर बहुत हद तक असर करता नजर आ रहा है। हालांकि लाडली बहना योजना के जादू को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सत्ता विरोधी लहर का व्यापक असर जो है ये विंध्य में निकल कर आता है, ऐसा अनुमान है। और इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक धुंधली तस्वीर में विंध्य का पलड़ा दोनों दलों में लगभग बराबर है, यानी कि 50-50 की सिचुएशन है। हालांकि पूरा चुनाव नतीजा ही फिलहाल 50-50 है, क्योंकि सिक्का अभी हवा में है। हेड आएगा या टेल, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन फिलहाल एक एग्जिट पोल के आंकड़े ये इशारा करते हैं कि विंध्य जैसे इलाके में भी 15-15 सीटों से दोनों दलों को समझौता करना होगा, यानी कि सत्ता का जादुई आंकड़ा अभी दूर दोनों दलों के लिए नजर आ रहा है। यानी कि टक्कर इतनी, मुकाबला इतना जोरदार है कि अंतिम ओवरों तक जनता को नजरें बनाकर रखना होगी। जब चुनाव नतीजों का, वोटों की गिनती का आखिरी दौर चल रहा होगा, तब लगकर यह सामने आएगा कि जादुई आंकड़ा बहुमत का कौन सा दल छूने वाला है। विंध्य तो ऐसा इशारा कर रहा है। देखिए महन जी, विंध्य क्षेत्र में यह भी हो सकता है कि कुछ सीटें निर्दलीय सपा बसपा निकल करके आ जाए, भी 1-2 सीटें जीत ले। इस तरह की स्थितियां भी उस क्षेत्र में बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है उससे भी जो है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर 36 सीटों का आंकड़ा है। मध्य क्षेत्र वो है जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और मध्य क्षेत्र में राजधानी भोपाल का इलाका भी है, और तमाम जो सीटें हैं वहां से बड़े चेहरे हैं। और बीजेपी जिसे अपना गढ़ मानकर चलती है, वो कहती है कि हम हिंदुस्तान के दिल का भी जो दिल है उसे जीतने की कुवत रखते हैं। क्या कांग्रेस ने यहां पर कमाल किया है? कमलनाथ की रणनीति और दिग्विजय सिंह का नेटवर्क क्या मध्य में कांग्रेस को बढ़त दिला पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। सुदेश तिवारी जी लगातार हमारे साथ हैं, जो कि सियासी आकलन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, और उनके अब तक के अनुभव के आधार पर एक अनुमानित रिपोर्ट हम लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। सुदेश जी, 36 सीटें मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं चुनाव में सबसे अधिक बनी हुई है तो जैसा हमने कहा कि अभी मालवा निमाड़ है, और दूसरा मध्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब इसके पीछे का कई कारण हैं। अब देखिए, भोपाल है, विदिशा है, होशंगाबाद है, और रायसेन है। ये वाला जो एरिया है इस क्षेत्र में अब सीहोर जिले से ही आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बिल्कुल, वो भी वहां पर बुधनी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट इधर दिखाई देता है। साथ में जो वहां का मतदाता है मध्य क्षेत्र का, ये बीजेपी माइंडेड मतदाता रहा है। कभी इतना अधिक परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं हुआ है। अब भोपाल की ही बात की जाए तो भोपाल उत्तर इस बार रोचक मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता है।
भाजपा कांग्रेस के साथ साथ में आरिफ अकील की जो सीट है उस पर तीसरा व्यक्ति जो उन्हीं के परिवार के खड़े हो गए। अब साथ में आरिफ मसूद हैं और इसी तरह पीसी शर्मा हैं, ये मजबूती से दिखाई पड़ते हैं। और विदिशा की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। बिल्कुल। तो जो आंकड़ा है, एक बार आंकड़ा बड़ा रोचक होने वाला है, थोड़ा कहने में भी संकोच होता है, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य क्षेत्र में अच्छा गेन करने वाली है। 8 या 9 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है मध्य क्षेत्र, बाकी सारी भाजपा। मुझे लगता है अभी तक की स्थिति देखिए, परिवर्तन हो सकता है, कांटे की टक्कर है। तो 8 दें या 9 दें, आप बताएं। 9 दे। देखिए हमारे देने लगभग इसके आसपास ही 8 या 9 सीटों में आपको दिखाई देता है, एक सीट पर हेरफेर हो सकता है। बिल्कुल। और बाकी पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई देता है मध्य क्षेत्र में। तो महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं अपना पैरामीटर उसका हाई है तो मध्य क्षेत्र है महेंद्र जी। चलिए, बड़ी बात है। पैरामीटर के आधार पर देखें तो मध्य क्षेत्र में बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब नजर आ रही है। और चूंकि जहां से खुद मुख्यमंत्री का चेहरा आता हो या जहां से सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र आता हो, वहां से जो है बीजेपी को फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। सत्ता विरोधी लहर यहां पर नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि विकास की मूल धारा से मध्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जरूर जो इलाके जहां पर आइडियोलॉजी का इंपैक्ट है वहां पर कांग्रेस अपनी सीटें बचाने में कामयाब होगी। और ऐसा सुदेश तिवारी जी का आकलन है कि तकरीबन 8 या 9 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीतती नजर आ रही है। बाकी बची 27 से 28 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि ये एक यू टर्न है पूरे इलेक्शन का। जो गेम चेंजर की हम बात कर रहे हैं बार बार, लाडली बहना योजना और जिस तरह से महिलाओं की बंपर वोटिंग होना, ये एक संकेत भी है कि सत्ता विरोधी लहर जरूर यहां पर पीछे छूट गई है और योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं ने एक बार फिर मामा पर यानी कि बीजेपी पर भरोसा जता दिया है। ये सब संकेत हैं, एग्जिट पोल है, एक आकलन है जो कि ये हमें बता रहा है कि धुंधली तस्वीर जो है मध्य प्रदेश की ऐसी उकेरी गई है। साफ तस्वीर 3 दिसंबर को दिखाई देगी। अगला इलाका है बुंदेलखंड। ये बहुत निर्णायक इलाका है। बुंदेलखंड में माना जाता है कि मामा का फैक्टर तो है ही, लेकिन योगी का फैक्टर भी काम करता है। और बुंदेलखंड का जो इलाका है, यहाँ की जो सीटें हैं, उसकी तासीर भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर निर्दलीय भी कमाल कर जाते हैं, सपा बसपा जैसे दल भी जो है अपना जोर दिखा देते हैं और कांग्रेस और भाजपा को एड़ी चोटी का जोर इस इलाके में लगाना पड़ता है। बुंदेलखंड को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीति का क्या कमाल हुआ है, या फिर भाजपा के संगठन और वीडी और शिवराज की जोड़ी ने कमाल कर दिया है, सब कुछ जब बताएंगे आपको। और एग्जिट पोल से इतर आपको एक धुंधली तस्वीर भी दिखाएंगे। 26 सीटें आती हैं सुदेश तिवारी जी बुंदेलखंड की। आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप तो दिल्ली का भ्रमण लगातार करते हैं और जब दिल्ली जाना होता है तो बुंदेलखंड के बहुत करीब से गुजरना पड़ता है। आप मानते हैं बुंदेलखंड की 26 सीटों में क्या कुछ खेल होने वाला है? देखिए, बुंदेलखंड भी 50-50 किलोमीटर पे तासीर चेंज करता रहता है, तासीर बदलता रहता है। देखिए सागर में आप देखिए, सागर में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। फिर छतरपुर, टीकमगढ़ और उसका जो एरिया है उस तरफ कांग्रेस सपा बसपा बिल्कुल वहां पर दिखाई देता है। दमोह में फिर भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। पन्ना में अलग इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 26 सीटें जो हैं बहुत रोचक है। सागर की जो सीटें हैं उस पर ज्यादातर पे भाजपा का कब्जा दिखाई देता है। कांग्रेस भी वहां पर अच्छा करती दिखाई देती है, लेकिन रोचक मुकाबले हुए हैं। इस बार भूपेंद्र सिंह के सामने जो प्रत्याशी खड़ा हुआ, जो मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, उनको भी कड़क मुकाबला करना पड़ा। मतलब गोविंद सिंह जो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री है, उनको कड़क मुकाबला करना। महिला नेत्रियों को ताड़ दिया कांग्रेस ने, एकदम से खेल बदलने की कोशिश करी। इसी तरह अब पज्जन चतुर्वेदी छतरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने ललिता यादव को और तीसरा एक और व्यक्ति सामने चुनाव लड़ रहा है। ये जो काम बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ में तीसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, इस क्षेत्र में काफी दिखाई देता है। त्रिकोणीय मुकाबले हैं, मतलब 26 में से लगभग यहाँ पर भी वैसे तो अंतर बहुत सारा दिखाई देता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी लगभग 15 सीटें यहाँ पर, लगभग 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस दिखाई देती है। मतलब बढ़त बना रही है कांग्रेस यहाँ पर। पहले भी लगभग इतनी ही सीटें थी वहां पर। जैसे कि पृथ्वीपुर है, यहाँ पर कांग्रेस जीतते दिखाई देती है, जो हमारे सहयोगी उन्होंने बताया। टीकमगढ़ में इस तरह की स्थिति है, छतरपुर में है, लेकिन यहाँ पर सपा बसपा भी कमाल दिखाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि 10 से 12 हो जाएं, बीजेपी की 10 से 12 हो जाएं और 2 या 3 सीटें सपा बसपा की हो जाएं। तो अपने आप में यही क्षेत्र ऐसा है जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रभाव भी हैं। टीकमगढ़ और छतरपुर और आसपास का जो एरिया है।
अन्य दल भी हैं और बीजेपी परंपरागत कांग्रेस दल, बीजेपी और कांग्रेस की परंपरागत वोट है। साथ ही बुंदेलखंड का पानी का मुद्दा, बुंदेलखंड का कनेक्टिविटी का मुद्दा, बुंदेलखंड का एजुकेशन का मुद्दा, बुंदेलखंड में मेडिकल फैसिलिटी का मुद्दा, बुंदेलखंड वही जैसे ट्राइबल की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले मालवा निमाड़ित करी थी, यहाँ पर भी लगातार लोगों का उपयोग ही हुआ है। सियासत के समय कांग्रेस भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बुंदेलखंड में हालांकि सड़कें बनी हैं, हाईवेज भी बने हुए हैं, बिंद क्षेत्र से जोड़ता है, महाकौशल क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन अभी भी वो विकास की बाट जो रहा है। और बुंदेलखंड को यदि सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ है तो पीने की पानी है। बिल्कुल, पानी को लेकर कई तरह की बातें हुई, रिसर्च हुए, लेकिन अभी भी लोग वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बुंदेलखंड का बहुत बड़ा हिस्सा मिनरल्स को लेकर, चाहे वहाँ पैराफ्लाइट हो, चाहे वहाँ गिट्टी हो, चाहे रेत हो, उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है। बिल्कुल, तो इस तरह का जो मिनरल माफिया है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और खासकर ललितपुर पास में लगा हुआ है। तो सपा बसपा के साथ साथ में भाजपा कांग्रेस है, तो इसलिए लगभग इसके आसपास ही आंकड़ा जाता है 10 से 12, 10 से 12, हो सकता है 2-3 इधर उधर चले जाए। तो इस तरह की स्थिति महन जी अभी बुंदेलखंड में दिखाई देती है। मैंने कैलकुलेट किया था लगभग जितने सटोरिये हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में आप सवाल करते हैं मुझसे। जी बिल्कुल, देखिए इस बार वैसे तो हम स्टोरी करते रहे हमेशा, बिल्कुल, लेकिन सटोरियों ने जो है बड़ा को लेकर काफी चर्चा चलती है। जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे सट्टा का सिस्टम क्या होता है। सटोरिये ऐसा कहते हैं कि हम लोग लाखों लोगों की बजाय 1000 लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो 1000 लोग रहते हैं वो लाखों लोगों से संपर्क में रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रेट तय करते हैं। महंत जी, जैसे कि मैंने आप बताया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चुनाव हो चुका है और आपका रेट है 25 पैसे और हमारा रेट है 1.25 रुपए, तो लोगों को लगे कि 1.25 रुपए वाला हो सकता जीते, लेकिन जिसका रेट कम होता है वो उसके चुनाव जीतने के संभावना जाते होते हैं कि अगर 1 रुपए लगाएंगे तो उसको 25 पैसे ही आपके जीतने में मिलेगा, और हम 1 रुपए लगाएंगे हमारे पर तो उसको 1.25 मिलेगा या 10 रुपए मिलेगा, जो भी भाव होगा। तो ये सट्टे का है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में इस बार जो राजस्थान का फलौदी करके एक जगह है, वहां के सट्टा बाजार की काफी चर्चा रही है। उस सट्टा बाजार के लिहाज से, और शायद मैंने जो आंकड़ा कहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 115-16 के आसपास कांग्रेस आ रही है। ठीक है, अभी आ रही है, और ये आंकड़ा 2-4-5 सीटें ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसमें एक और बात है, निर्दलीय वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। हो सकता है कि वो किसी को हरवा दें, या हो सकता है वो खुद जीत के आ जाए। आपको एग्जांपल के तौर पर बुरहानपुर सीट है, जी, धार की सीट पे अगर हम देखें तो राजीव यादव पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष। अब देखिए यहाँ पर नीना वर्मा लगातार, विक्रम वर्मा जी की धर्मपत्नी है, बड़े नेता है, वो लगातार जीतते आई। इस बार राजीव यादव खड़े हो गए, तो जो कांग्रेस की विसंगतियां थी ना, वो इस बार भाजपा में भी दिखाई दी। आपने देखा होगा कि मल्हारगढ़ सीट है मंदसौर की, वहां पर श्यामलाल जोगचंद नाम के व्यक्ति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सभा में 10-10 हजार लोग आ रहे थे, 15-15 हजार लोग आ रहे थे। इसी तरह यहाँ पर इंदौर में अंतर सिंह दरबार महू के उषा ठाकुर के सामने लड़ रहे थे, जो हम देख रहे थे कि निर्दलीय जरूर लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा उनके यहाँ पर भीड़ आ रही थी। बुरहानपुर में अर्चना चिटनीस और शेरा भैया में मुकाबला था, लेकिन हर्षवर्धन जो है यहाँ पर भीड़ ज्यादा आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि निर्दलीय बहुत बड़ी भूमिका हो, और निर्दलीय जीत के तो 5-6 आते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा पिछली बार विक्रम सिंह राणा और शेरा भैया की क्या पूछ परख हुई थी, और बसपा की बहन रामबाई की क्या पूछ परख हुई थी, कमलनाथ जी के सामने किस तरह लड़ती थी जाके। तो इनके भाव कम होने वाले नहीं। अब प्रेमचंद गुड्डू आलोट से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इन्होंने कांग्रेस का ही काम बिगाड़ा है। तो इस तरह की स्थितियां बहुत सारी हुई, और निर्दलीय काम बिगाड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ जगह पे वो जीत के भी आए, जो कि उनको पता है उनके दोनों हाथ में लड्डू होने वाला है। अगर नेक टू नेक की स्थिति हुई या 2-4-5 सीटों की अंतर हुआ, तो निर्दलीय बड़े लाडले होने वाले हैं महन जी। और हाँ, आपने थोड़ी देर पहले एक और सवाल किया था मुझसे कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जी हाँ, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि मंत्रियों के भविष्य पर क्या संकट के बादल तो नहीं है। अब उषा ठाकुर के सामने किस्मत मान लें कि कांग्रेस की तरफ से मिस्टर शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, रामकिशोर शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय के तौर पे पूर्व कांग्रेस के 2 बार के विधायक रह चुके हुए और 3 बार लगातार हारे हुए अंतर सिंह दरबार लड़ रहे हैं। दरबार को पार्टी से निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुकाबला उषा ठाकुर और अंतर सिंह दरबार के बीच में हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थितियां हैं, मंत्रियों की क्या स्थितियां हैं। यदि मंत्री जनाधार वाले होते तो ऐसी मुसीबत ना आती उनको, भले चुनाव निकालने जो भी अलग स्थिति हुए, बॉर्डर लाइन। लेकिन जी एक और मंत्री की चर्चा कर लेता हूँ, बदनावर सीट है। जी जी जी,
आपको ध्यान होगा कि वही मंत्री जी पिछली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। जी, जी, जी। इस बार और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत को चुनाव हराया था। जी। परिस्थितियां और वक्त क्या क्या पलटी मारता है। बदनावर सीट पे, उसी सीट पे इस बार कांग्रेस से भंवर सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजवर्धन दत्तीगांव चुनाव लड़ रहे हैं। मिड चुनाव भी वो जीते थे। लेकिन वहां भी चुनाव को बड़ा रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसी उज्जैन की सीट पे मोहन यादव का भविष्य भी जो है बड़ा, बिल्कुल मोहन यादव ने नया युवा चेहरा है। देखिए महन जी, मोहन यादव के बहुत सारे वीडियो आए, गाली बकते वीडियो आए, सोशल मीडिया पे कई चीजें आई, चुनाव संभालने का प्रयास किया गया। मोहन यादव को लेकर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। उनका कहना था कि वो लोग चुनाव जीत के जाने के बाद हमारी लोगों की चिंता उनको नहीं रहती। तो मोहन यादव को जो तकलीफ आ रही है, देखिए कांग्रेस का प्रत्याशी यंग है, युवा है, वो अपने लड़ रहा है, लेकिन उससे अधिक आपकी एंटी इनकम्बेंसी और आपकी कार्यप्रणाली को लेकर आपके संगठन का व्यक्ति क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस तरह की बात खूब देखने को मिली है। आपने देखा होगा कांग्रेस में भी देखने को मिली। भाजपा के ही नेताओं ने, इंदौर के कई नेताओं के लिए भाजपा के प्रत्याशियों ने एक इंटरनल लेटर लिख के दिए कि इनको टिकट नहीं मिला, ये हमको सैबोटेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा 4 नंबर का घटनाक्रम देखा होगा, 5 का देखा होगा, 3 का देखा होगा, सामने जरूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां बहुत सारी देखने को मिली। तो जो सत्ता के साइड इफेक्ट हैं वो भाजपा में भी खूब दिखाई पड़ रहे थे। तो इसलिए कई मंत्रियों की सीटें मुसीबत में हैं। जीत हार क्या तय करेगी, जैसे कांग्रेस के सोनकच्छ का भी रोचक मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे बड़वानी में प्रेम सिंह पटेल का भाग्य भी जो है बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है इस बार। तो कई तरह की स्थितियां हैं, लेकिन मुद्दे वही रहेंगे, आदिवासी, लाडली बहना, जातिगत समीकरण, और भारतीय जनता पार्टी सवार हो गई है राम मंदिर पर। राम मंदिर के मुद्दों को लेकर, राम मंदिर निर्माण एक उसका प्रमुख मुद्दा था, सनातन संस्कृति को लेकर, कांग्रेस के बयानों को लेकर, और धारा 370 उसकी प्रमुख आधारशिला। देखिए पूरे प्रदेश की राजनीति, लाडली बहना और प्रदेश के डेवलपमेंट तो एक तरफ हो गए थे, लेकिन अंत में सारे मुद्दे कहाँ आ गए, धारा 370 और राम मंदिर पे आ गए। बिल्कुल। यानी आप ध्यान करिए 92 का चुनाव, उस समय भी यही हुआ था मध्य प्रदेश में कि राम मंदिर पे ही बात होती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी उसी तरह से, अब उसमें सोने पे सुहागा करने का काम लाडली बहना की तरफ से हुआ है, लेकिन ओपीएस का जो बात है वो कांग्रेस के लिए भी प्लस करता है। मैन जी, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा जो कमलनाथ जी लगातार कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर में जाते जाते बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सर्जरी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दर्शक तस्वीर तो देख ही चुके हैं। हमने मालवा निमाड़ से लेकर ग्वालियर, महाकौशल, विंध्य, मध्य बुंदेलखंड सबकी बात कर ली। कांग्रेस के पाले में यदि 115 जाति दिखाई दे रही है, तो कहां बीजेपी खड़ी है और निर्दलीय क्या खेल करेंगे, ये भी थोड़ा बता दीजिए तो कंक्लूड कर देते हैं इसको। देखिए महेंद्र जी, आपको 2018 याद होगा जी जी जी, जब 114 पे कांग्रेस रुक गई थी, ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वहीं रुक गई थी। जब 114 पे कांग्रेस रुक गई थी, उसके बाद शिवराज जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, और फिर जाके सरकार चली थी, और फिर विक्रम सिंह राणा और सेरा और राम भाई और ऐसे लोगों के साथ में बैठ के 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे हुई, और ऐसी स्थिति हो गई। अब चूंकि सरकार भाजपा ने बना ली थी 15 महीने बाद, तो अगर आंकड़ा यहाँ होता है तो सियासी पंडित यही कहते हैं कि कुछ भी होने वाला है। ये निर्दलीय जिस तरफ झुक जाएंगे, दोनों हाथ में जो लड्डू लेकर घूम रहे हैं ये लोग, और जो टिकाऊ और बिकाऊ की बात हुई थी, हो सकता है कि दोनों पार्टियों में से दोनों पार्टियां ही ये प्लानिंग मजबूत करेंगे, क्योंकि जो भी सरकार बनाएगा लगभग 125-30 तक ले जाने की कोशिश करेगा कि कम से कम अगर सरकार बने, सेफ गवर्नमेंट बने और चले, और प्रदेश के विकास की नई इबादत लिखी जाए। सियासत तो देखिए 5 साल में एक बार होती है, लेकिन डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखिए इस सरकार ने कोरोना काल झेला है, बहुत बड़ी चुनौती थी। 2 साल तो उसी में गया, अपने आप में बहुत चुनौती थी। भगवान करे ऐसी कोई विपदा ना आए प्रदेश में, देश में, और उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए या भाजपा आए, उसको ऐसा बहुमत मिले कि सरकार अच्छी चले और राजनीतिक स्थिरता मध्य प्रदेश में बने। महंत, बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े जरूर यहाँ पर तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों, बीजेपी हो या कांग्रेस, बराबरी पर आकर खड़े हैं। यानी कि खेल 49 और 51 का बचा है। जो दल 51% वोट लाने में कामयाब हो गया, वो सरकार भी बना लेगा, जोड़ तोड़ भी कर लेगा। यानी कि एक बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की ही नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी नजर आती है, जिनका नेटवर्क माना जाता है मध्य प्रदेश में बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नेटवर्क
कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत और प्रबल माना जाता है। उनके संपर्कों का लाभ क्या कमलनाथ उठा पाते हैं या फिर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह यहां पर कमाल कर जाते हैं? क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या हाथ का पंजा आएगा? इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। लेकिन ये तस्वीर धुंधली ही सही, लेकिन आपने ऐसा मुकाबला यहां लाकर खड़ा कर दिया है जो कि कह रहा है कि गेंद अभी हवा में है, कैच आउट होगा या छक्का पड़ेगा। इंतजार करना होगा आपको भी वोटों की गिनती का, क्योंकि 3 दिसंबर की शाम को तय हो जाएगा कि जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास है या फिर कांग्रेस के, और अन्य यानी कि निर्दलीय या अन्य राजनीतिक क्षेत्रीय दल किसकी तरफ जा रहे हैं। ये संकेत भी 3 दिसंबर की शाम को तय हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े थे देश के सुप्रसिद्ध जाने माने पत्रकार सुदेश तिवारी, जो कि लगातार हमें ये बता रहे थे कि प्रांतवार किस तरह से वोटों की गिनती का क्रम दिखाई दे रहा है और एमपी में हुई बम्पर वोटिंग का क्या नतीजा एक अनुमान के तौर पर निकल कर आ रहा है। बढ़त जरूर यहां पर कांग्रेस बनाती नजर आ रही है, लेकिन यदि लाडली बहना का जादू चला तो इस बढ़त पर धुलाई हो सकती है। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज पर। और ये पॉलिटिकल एनालिसिस आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज की पूरी एडिटोरियल टीम को दीजिए इजाजत। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ पर देश के सुप्रसिद्ध पत्रकार सुदेश तिवारी जी का। लगातार खबरों के लिए बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।